दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरियाने में। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था केंद्र राज्य संबंध और भारतीय संघीय व्यवस्था। उसके तहत एक वीडियो हमने बना लिया, दूसरा वीडियो है प्रशासनिक संबंध के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रशासनिक संबंध, केंद्र व राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों का संविधान में उल्लेख कहाँ पर है? तो दोस्तों भाग 11 में है। प्रशासनिक संबंध हो या फिर विधायी संबंध हो या फिर वित्तीय संबंध हो, सभी का उल्लेख भाग 11 में है। अनुच्छेदों में अंतर है, वो अपने को याद करना है। तो ये जो प्रशासनिक संबंध है ये अनुच्छेद 256 से 263 तक है। अब देखो प्रशासनिक संबंध देखते हैं हम। देखो भाई, जो राज्यपाल होता है, जो राज्य का मुख्य होता है, प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है राज्य का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे पद से हटाने का अधिकार है वह राष्ट्रपति को। ये ध्यान रखना भाई कि यानी राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जैसे महाधिवक्ता हुआ, राज्य निर्वाचन आयुक्त हुआ, इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। जिन विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है उन पर नियंत्रण किसका रहेगा? केंद्र कार्यपालिका। बिल्कुल सही बात है। और जिन विषयों के ऊपर राज्य विधानमंडलों द्वारा कानून बनाया जाता है उसके ऊपर नियंत्रण राज्यों की कार्यपालिका का होता है। ठीक है, यानी कार्यपालिका है, उसका कार्य है कि जो विधानमंडल जो अपनी व्यवस्थापिका है वो जो कानून बनाती है उसको लागू करवाना। तो अगर जिन विषयों के ऊपर संसद कानून बनाती है उनके ऊपर नियंत्रण केंद्र कार्यपालिका का रहेगा, और जिन विषयों के ऊपर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनके ऊपर नियंत्रण राज्य कार्यपालिका का होगा। समर्थित सूची पर सामान्यतः नियंत्रण किसका होता है? राज्य कार्यपालिका। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा समझो। सामान्यतः आया है, अंतिम नहीं आया कि समर्थित सूची के ऊपर सामान्यतः नियंत्रण किसका होता है? सामान्यतः इसके ऊपर राज्य सरकारें हैं, जो राज्य विधानमंडल हैं वही कानून बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो संसद ने उसके ऊपर कानून बना दिया और फिर विरोधाभास हुआ तो संसद का अंतिम माना जाएगा। यानी कि अंतिम शक्ति, अगर ये प्रश्न आएगी समर्थित सूची पर अंतिम नियंत्रण, अंतिम सर्वेसर्वा नियंत्रण किसका होता है, तो आएगा संसद। लेकिन सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो राज्य, तो इसके ऊपर राज्य कार्यपालिका का ही होता है, या राज्य कार्यपालिका है वही इनको भाई इनको लागू करवाता है। अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने का निर्देश दे सकती है। यानी जो संसद है वह अपने द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको भाई एक बार फिर दोबारा देखो कि अनुच्छेद 256 के तहत जो केंद्र सरकार है वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। ये अनुच्छेद भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको थोड़ा देखना। अनुच्छेद 257 के तहत राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे। एक अनुच्छेद 339 बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर आता है अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित है ये, कि अनुच्छेद 339 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 350 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको रट लो बिल्कुल। अनुच्छेद 350 के तहत केंद्र है वो राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में देने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दे सकती है। यानी कि प्राथमिक स्तर तक जो शिक्षा है वो मातृभाषा के आधार पर देनी चाहिए। ये उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 350 क में। अनुच्छेद 350 क में उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के आधार पर होनी चाहिए। अनुच्छेद 351 के अंदर दे रखा है कि भाई केंद्र राज्यों को हिंदी भाषा के विकास सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि हिंदी भाषा का विकास किया जाए। तो 350 क और 351 एक साथ याद कर रहे हैं। 350 क के अंदर मातृभाषा के अंदर प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई है, जबकि 351 के अंदर हिंदी भाषा के विकास की बात कही गई है। अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां वो केंद्र अपने हाथ में ले लेती है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 312। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी रट लो। अनुच्छेद 312 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 312 के तहत ही राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित करके अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, राज्यसभा की शक्ति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को है। ये 2/3 बहुमत से किसी भी भर्ती, किसी भी सेवा को अखिल भारतीय किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जबकि 262 के तहत है जल बंटवारा। ये दोस्तों सारे अनुच्छेद ये अलग से लिख लेना क्योंकि इस प्रश्न के अंदर अनुच्छेद आने के ही चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो अनुच्छेद 262 के तहत विभिन्न राज्यों के बीच में जल बंटवारे संबंधी विवादों के समाधान हेतु कानून बनाने की बात कही गई है, और इसी के तहत
1956 के अंदर नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाया गया। दोनों फैक्ट आ सकते हैं कि नदी बोर्ड अधिनियम और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1956 के अंदर। तो 262 के अंदर तो नदी जल बंटवारे से संबंधित बात है, जबकि अनुच्छेद 263 के अंदर अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात की गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 263 बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात कही गई है। अंतर्राज्यीय परिषद ये एक सलाहकारी परिषद है। इसकी बात की जाए तो इसका गठन है वो 28 मई 1990 को हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह थे। और इसके जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? एक तो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य और संघ राज क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके मेंबर होते हैं। अब हम बात करते हैं वित्तीय संबंधों की। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर हमें चेंज करना है। वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हो गई थी। जो अपने प्रशासनिक और विधायी संबंध हैं ये तो भाग 11 में है, जबकि जो वित्तीय संबंध हैं ये भाग 12 में है। अनुच्छेद 264 आएगा यहाँ पर, 264 से 281 तक। केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व के वितरण के विषय में सुझाव कौन देता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्त आयोग का गठन संबंधी उल्लेख कहाँ पर है? अनुच्छेद 280 के अंदर। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग में अध्यक्ष और कितने मेंबर होते हैं? एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग कैसा है? वित्त आयोग संवैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय है। संवैधानिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका उल्लेख है वो संविधान के अंदर किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। जबकि वर्तमान के अंदर ये जो 15 वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष थे एनके सिंह। 15 वित्त आयोग की जो इसकी सिफारिश है वो कब लागू हुई? 2020 से 2025 तक, यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेंगी। क्या सिफारिश की? ये महत्वपूर्ण है, पहले याद करना है। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन हो गया? केसी नियोगी। 1951 के अंदर स्थापना। वर्तमान के अंदर 15वां वित्त आयोग, अध्यक्ष कौन? एनके सिंह। 15 वित्त आयोग की जो सिफारिश है वो कब तक लागू रहेंगी? 2020 से 2025 तक। और क्या सिफारिशें थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि 15वें वित्त आयोग ने निम्न में से कौन सी सिफारिश की या नहीं की, यह प्रश्न बन सकता है। एक तो 2020-21 के अंदर केंद्रीय करों के अंदर राज्यों को 41% हिस्सा देने की बात कही गई। एक तो इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय कर है उसके अंदर 41% हिस्सा है वो राज्यों को दिया जाए, ठीक है। और जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इनको 1% अलग से राशि देने की इसमें सिफारिश की गई। और साथ में इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक राशि है वो सर्वाधिक बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश को दी जाए 17.93%, ठीक है। तो ये 3 इनकी सिफारिशें थी। फिर दोबारा से देखो, 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में क्या कहा? एक तो राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाए केंद्रीय करों में। एक नए जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनको 1% अलग से राशि देने की सिफारिश की। और तीसरा इन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसको 17.93% केंद्रीय करों के अंदर उनको हिस्सा दिया जाए। वित्त आयोग के कार्य और सिफारिश, क्या काम करता है वित्त आयोग? एक तो संघ व राज्यों के बीच में करों के बंटवारे की सिफारिश करता है कि भाई जो टोटल कर है उसमें से राज्य का हिस्सा कितना रहेगा, केंद्र का हिस्सा कितना रहेगा, ठीक है। अगला, भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करना है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों व नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय बताना, ये सारे कार्य वित्त आयोग के हैं। अब देखो भाई, संघ सूची में वर्णित विषय पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? तो भाई केंद्र के पास है। और राज्य सूची में जो वर्णित विषय उनके ऊपर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करों से संबंधित कोई भी विषय समवर्ती सूची में नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समवर्ती सूची में करों से संबंधित कोई विषय नहीं है, या तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्या तो वो राज्य सूची में है या फिर संघ सूची में है, क्या तो उनके ऊपर जो कानून है वह केंद्र सरकार बनाएगी या फिर राज्य सरकार ही बनाएगी। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर करों को वसूल करने के पश्चात राज्य सरकार इन्हें अपने पास रखती है। अब देखो, 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर जो भाई वित्तीय विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का, कर लगाने का अधिकार किसके पास है? वो है राज्य सरकार के पास। और जबकि संघ सूची में जो विषय हैं उनके ऊपर कर लगाने का अधिकार है किसके पास? केंद्र सरकार के पास में। अब देखो, राज्य सरकार के पास में करों से जो पैसा वसूल आएगा वो राज्य सरकार के पास ही रहेगा, वो उसकी कमाई है। जबकि संघ सूची के अंदर जो वर्णित विषय हैं जिनके ऊपर कर है वो केंद्र सरकार लगाता है, वो जो पैसा आता है उसका बंटवारा है वो राज्य और केंद्र दोनों के बीच में होता है। 80वां संविधान संशोधन कब आया था? सन 2000 में आया था। किसकी सिफारिश पर लाया गया? 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है। कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2000 में प्रभावी हुआ। और इसने क्या सिफारिश की थी? ये महत्वपूर्ण है कि 10वां वित्त आयोग
की सिफारिश के आधार पर 80वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 आया था और इसने सिफारिश की थी कि भाई केंद्र से राज्यों को 29% हिस्सा, यानी केंद्रीय करों के अंदर राज्यों का जो हिस्सा है वह 29% होना चाहिए, जबकि याद रखना 15वें वित्त आयोग ने इसे 41% देने की सिफारिश की है। 88वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा सेवा पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। 101वें संविधान संशोधन 2016 बहुत महत्वपूर्ण है। 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत माल व सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। माल व सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में सहयोगी संघवाद बनाने वाली संस्थाएं कौन कौन सी, यानी कौन सी संस्थाएं वो सहयोगी संघवाद बनाते हैं, यानी संघ के अंदर सहयोग की भावना विकसित करती हैं राज्य और केंद्रों के बीच में। यानी ऐसे हमें संस्थाएं ढूंढनी है, देखनी है जो जिसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी हो। तो अंतर्राज्यीय परिषद बिल्कुल सही है, यह भी सहयोगी संघवाद बनाने वाली संस्था है, क्योंकि इसके अंदर सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के प्रशासक और जो राज्यपाल, जो इसके अंदर मुख्यमंत्री हैं, वो सब शामिल होते हैं। और जो वित्त आयोग है ये भी सहयोगी संघवाद है, क्योंकि वित्त आयोग है ये केंद्र राज्य के बीच में करों के बंटवारे से संबंधित है। जो नीति आयोग है उसके अंदर भी सभी राज्य और केंद्र के सभी प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल होते हैं, तो ये भी सहयोगी संघवाद वाली संस्था है। क्षेत्रीय परिषद भी, अखिल भारतीय सेवाएं भी सहयोगी संघवाद बनाने वाली संस्था है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वह केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि राज्यों के अंदर उनकी नियुक्ति होती है, तो ये भी सहयोगी संघवाद को बनाते हैं। मुख्यमंत्री व राज्यपालों का जो सम्मेलन होता है वह भी सहयोगी संघवाद बनाने वाली संस्थाएं हैं। अब बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? केसी नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो भी केसी नियोगी थे। योजना आयोग एक कैसा निकाय था? गैर सांविधिक और परामर्शदात्री। एक तो इसका कार्य सलाह देना था, ठीक है, और दूसरा गैर सांविधिक, यानी संविधान के अंदर कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं है, ठीक है। गैर सांविधिक निकाय है योजना आयोग। कब स्थापना हुई? 15 मार्च 1950 को, जवाहरलाल नेहरू की। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। हाँ भाई, ये जो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे नरेंद्र मोदी। यानी कि योजना आयोग को भाई इन्होंने आगे चल के समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की थी। तो देखो, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कब और किसने की थी? 1 जनवरी 2015 को की थी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, और इन्होंने योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। नीति की फुल फॉर्म होती है NITI, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी हिंदी में अगर बोले तो भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है नीति आयोग। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? नरेंद्र मोदी है, और इसके उपाध्यक्ष है श्री सुमन बेरी। क्षेत्रीय परिषद गैर सांविधिक निकाय है, तो क्षेत्रीय परिषद हो या फिर नीति आयोग हो या फिर योजना आयोग हो, सभी गैर सांविधिक निकाय हैं। संविधान में इनके गठन का कोई उल्लेख नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों के अंदर। देखो भाई, अब 5 भागों के मुख्यालय और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अपने को याद करना है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। पहले हम केवल इनके मुख्यालय याद कर लेते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हो गया कौन सा? नई दिल्ली। केंद्रीय या फिर मध्य का हो गया इलाहाबाद। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई हो गया। पूर्वी का कोलकाता हो गया। पश्चिम का मुंबई हो गया, ठीक है। यानी पूर्व में कौन? कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में नई दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई और मध्य में हो गया इलाहाबाद। ये 5 जो क्षेत्रीय परिषद है उनके मुख्यालय हो गए। अब किसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन से राज्य, वो अपने को याद करने हैं। देखो, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है? तो उत्तर में सारे आ जाएंगे ऊपर तक के। देखो, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऊपर ऊपर आ गया, फिर इधर पंजाब हरियाणा आ गया, नीचे राजस्थान आ गया, साथ में दिल्ली के शासित प्रदेश आ गए, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ आ गया, ठीक है। याद रखना उत्तराखंड इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ आएगा। अब जो अपने मध्य क्षेत्रीय परिषद है इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों, ठीक है, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि 2 राज्य और 2 इनसे जो राज्य अलग हुए हैं वो, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और जो 2 इनसे अलग हुए हैं कौन कौन से? उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये 4 राज्य शामिल हैं केंद्रीय या मध्य क्षेत्रीय परिषद में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बात की जाएगी तो उसके अंदर दो सबसे बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। कौन कौन से? तमिलनाडु, केरल, इधर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी। ये बिल्कुल नीचे के जो मानचित्र में है ये सारे
आ जाएंगे दक्षिण क्षेत्रीय परिषद के अंदर। और जबकि पूर्वी में कौन कौन से आ जाएंगे, पूर्वी में आ जाएंगे पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। और पश्चिम में आ जाएंगे मुंबई, इसका कार्यालय इसमें आ जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। राजस्थान की क्षेत्रीय परिषद किसके अंतर्गत आती है, तो राजस्थान अपना हमने पढ़ा है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अब हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोग और समितियां, कि केंद्र राज्य संबंध पर कौन कौन से आयोग या फिर टाइम टाइम के ऊपर समितियों का गठन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना, एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है, ये टॉपिक ही पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के अंदर मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, जबकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की बात की जाए तो 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। दोनों को तुलनात्मक रूप से याद करना है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और जबकि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, पहला मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में और दूसरा 2005 वाला वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। शीतलवाड़ समिति का गठन 1966 में हुआ था। 6-6 शीतलवाड़ 6-6, ऐसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं, शीतलवाड़ शीतल 6-6 शीतल 6-6, यानी कि शीतलवाड़ समिति 1966 के अंदर। अब देखो शीतलवाड़ समिति ने क्या सिफारिश दी, अगर प्रश्न ज़्यादा गहराई से आए तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिना संविधान संशोधन राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, यानी इन्होंने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की एक तो इन्होंने वहाँ पर सिफारिश की थी। एक इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को गैर दलीय व्यक्ति होना चाहिए, राज्यपाल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एक इन्होंने इस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 263 के तहत इन्होंने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना, ये इन्होंने मुख्य 3 सिफारिश दी थी। द्वितीय प्रशासनिक ये जो अपना सुधार आयोग है, ये 2005 के अंदर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता के अंदर गठित हुआ था और 2006 के अंदर इसने अपना पहला प्रतिवेदन सौंपा था, और जिसका नाम क्या था, सूचना का अधिकार सुशासन के लिए मास्टर कुंजी, यानी सूचना का अधिकार है वो 2005 है ये, यानी सुशासन के लिए मास्टर कुंजी, इस नाम से इन्होंने अपना पहला प्रतिवेदन सौंपा था। राजमन्नार समिति तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन किया गया था 1969 के अंदर, यानी राजमन्नार 1969। राजमन्नार समिति ने क्या सुझाव दिए भाई, इन्होंने कहा कि एक तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए, एक अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए और अवशिष्ट विषय समाप्त किए जाएं या राज्यों को दिए जाएं। यानी ध्यान रखना है कि शीतलवाड़ और राजमन्नार दोनों समितियों ने राज्यों को शक्तियां देने की बात कही है। सरकारी आयोग ये 3 इसके अंदर मेंबर थे, ये 3 सदस्य था। 1983 के अंदर इसका गठन हुआ था और 1987 में इसने रिपोर्ट सौंपी थी। दोस्तों ये सारे एक साथ अपने को याद करने हैं, सारे फैक्ट लिखने हैं। सरकारी आयोग ने जो सिफारिश दी थी वह क्या कहती वो अपने को देख लेनी है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकारी आयोग ने त्रिभाषी फार्मूला सभी राज्यों पर लागू किया जाए, ऐसी सिफारिश की थी। जबकि हम देखते आए हैं कि दक्षिण के राज्य हैं त्रिभाषा फार्मूले का जम के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी को उनके ऊपर वो चाहते हैं कि हिंदी हमारे ऊपर नहीं थोपी जाए दूसरी भाषा के रूप में, क्षेत्रीय भाषा के साथ वो अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। अब बात करें पुंछी आयोग की, तो पुंछी आयोग 4 सदस्यीय था। 2007 के अंदर पुंछी की अध्यक्षता के अंदर पुंछी आयोग का गठन किया गया था। इनकी क्या सिफारिशें थी, इन्होंने कहा एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए और राष्ट्रपति यानी राज्यपाल के विरुद्ध भी राष्ट्रपति के सामान्य महाभियोग प्रक्रिया लागू करनी चाहिए, ये पुंछी आयोग की सिफारिश थी। तो दोस्तों ये अपना टॉपिक था केंद्र राज्य संबंध वाला। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।